थे। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उनको शरीफ और नेक समझते थे, यहां तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और चोरी मुकम्मल करने के बाद सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी कि जैसे दिल के तीन टुकड़े जो कभी अलग ना हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक भी बड़ा डाका डाला जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। न फिर छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ेंगी, न हर रात का खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार की, मंसूबा बनाया और आखिरकार इस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और रवाना हो गए उस अमीर शहर की तरफ। यह सफर आसान न था। शहर बहुत दूर और एक दिन का तका देने वाला सफर था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई तकन न थी, बल्कि ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि देखने वाला उन पर फौरन भरोसा कर लेता। तीनों दोस्तों ने शहर पहुंचकर एक सराय में क़ियाम किया। वहां बैठकर सादा सा खाना खाया, मगर उनके दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठे रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता रहा, सूरज गुरूब हुआ और आसमान पर तारीकी छा गई। जब रात गहरी हो गई और सन्नाटा छा गया तो वो तीनों आहिस्ता से उठे और अपने बनाए गए मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहले ही दिन के वक्त उसे दूर से देखा था। यह एक पुराना मगर अमीराना घर लगता था। उन्होंने खामोशी से उसका इहाता किया, चारों तरफ का जायजा लिया और गौर से सुना कि अंदर कितने लोग हैं। थोड़े इंतजार और जांच पड़ताल के बाद अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा अफराद नहीं हैं और यही वक्त मुनासिब है डाका डालने के लिए। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें हरकत कर रही थीं। दिल धड़क रहा था, मगर वो पुरएतिमाद थे। वो पैसे, ज़ीवरात और कीमती सामान तलाश करने लगे। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद सो रही थी। वो काफी उम्र रसीदा लग रही थी और बिल्कुल बेखबर थी कि क्या होने वाला है। चोरों ने आहिस्तगी से बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में से उन्हें कीमती सामान और अशरफियों से भरा हुआ थैला मिला। सामान नया और कीमती नजर आ रहा था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक उभर आई, जैसे उनकी मेहनत रंग ला चुकी हो। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है, वो इनसे बेखबर अपने डाके में मसरूफ थे। लिहाजा तीनों चोरों ने कोई वक्त जाये किए बगैर रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपके चुपके घर से बाहर निकाला। वो बहुत मुहतात थे ताकि किसी को खबर ना हो। उन्होंने सब अशरफियां, ज़ीवरात और कीमती चीजें अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दी और अंधेरे में ही शहर को छोड़कर वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। मगर अब एक नई मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके पास इतना ज्यादा सामान और पैसा था कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यूं ही बस्ती में दाखिल होते तो हर कोई यही सवाल करता कि सिर्फ एक दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। उनकी चोरी का राज खुलने का खतरा बढ़ गया था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी दौलत को कहां और कैसे छुपाएं। तीनों चोरों ने बस्ती में दाखिल होने से पहले एक सुनसान
और वीरान कंडर देखा जो बरसों से खाली पड़ा था। वहीं उन्होंने सारा कीमती सामान छुपा दिया। अशरफियों से भरा थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले कर दिया और बाकी सामान कंडर के एक खुफिया गोशे में रख दिया ताकि कोई शक न करे। उसके बाद तीनों अलग होकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उनके चेहरों पर मायूसी और तकन के आसार थे, जैसे कोई काम न मिला हो और खाली हाथ वापस आए हो। घर वालों को यही बताया कि बहुत कोशिश की मगर कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। एक दिन तो खामोशी से गुजर गया, मगर रात को जिस साथी के पास अशरफियों का थैला था, उसने तजस्सुस से थैला खोला। जब उसने गिनना शुरू किया तो हैरान रह गया। थैले में पूरे 1000 अशरफियां थीं। यह बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा अशरफियां गिने और जब थैले को अच्छी तरह देखा तो उसके अंदर से एक खत मिला। खत बहुत अजीब था। उसमें कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो न सिर्फ हैरान कुन थे बल्कि जिंदगी बदल देने वाले थे। यही खत आगे चलकर उस चोर को एक कामयाब ताजिर में बदलने वाला था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप सब हमारे वीडियोस शौक से देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया है। तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस फौरन आप तक पहुंचें। जैसे ही उस डाकू ने अशरफियों का थैला खोलकर खत निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभर आई। उसने खत पढ़ना शुरू किया और चंद सतरें ही गुजरी थीं कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल धक धक करने लगा। खौफ और पशीमानी के आलम में वो जमीन पर बैठ गया। सारा माल, सारी अशरफियां उसकी नजरों से ओझल हो गईं। खत कुछ यूं था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहां हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूं। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस फिला कमरे में रख दिया है। जब भी आओ तो ये तुम्हारा जहेज है हमारे तरफ से। उसे ले लो, शादी करो और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई, ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए बेहतरीन सामान खरीदा और अशरफियां रख दी। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारो। मेरी प्यारी बेटी, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। तुम्हारी बदकिस्मत मां। यह खत पढ़कर डाकू की आंखों में निदामत छा गई। अशरफियों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा था और दिल में एक अजीब कसक उठने लगी। यह खत पढ़कर डाकू की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका दिल कांप उठा और वो बेइख्तियार रोने लगा। वो देर तक जमीन पर बैठा रहा, अशरफियों से भरे थैले को देखता रहा जैसे वो कोई गुनाह का बोझ हो। उस लम्हे उसे अपनी मां याद आ गई, वो मां जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने सोचा, अगर ये मेरी मां का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई डाकू उसे लौट कर ले जाता, तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही उसके दिल में निदामत और पछतावे की आग भर गई। किसी तरह रात का वक्त काटा और जैसे ही सुबह हुई, वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं तो ये अशरफियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूं। ये हमारा नहीं, किसी मां की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों की बात सुनकर वो खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल न करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, और चूंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था, इसलिए अगर तुम वापस करोगे तो हमारा हिस्सा भी जाये हो जाएगा और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने फौरन तायद की, हमें ये सब वापस नहीं करना, किस्मत ने दिया है। अब तुम एक खत के पीछे इतना कीमती सामान और अशरफियां वापस करोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन वो शख्स जिसने खत पढ़ा था
बड़ी नरमी और सच्चाई से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपने जेब से दे दूंगा। काजी की सजा भी अगर मुझ पर आती है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं एक मां के आंसू और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन बेगैरत और बेहिस नहीं हूं। अगर मैंने ये सामान वापस ना किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। हर